नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में इसरो की स्थापना से शुरू किया हम लोगों ने, और इसरो की स्थापना से शुरू करने के बाद फिर हमने देखा कि इसरो ने अपने कार्यक्रम को कैसे विकसित किया, और इसरो ने अपने कार्यक्रम को विकसित करने के दौरान कैसे लॉन्चर्स को डेवलप किया, और लॉन्चर्स को डेवलप करते हुए सैटेलाइट के नए वर्जन्स को डेवलप करते हुए इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में नए नए कार्यक्रमों को शामिल किया। और कार्यक्रमों को शामिल करने के साथ उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी ऑर्बिट्स हैं। तो ऑर्बिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने के बाद लैग्रेंजिस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। और लैग्रेंजिस पॉइंट्स के बाद अब हम लोग आज टाइप ऑफ सैटेलाइट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स को हम लोग पहले देख चुके हैं कि 7 तरह के सैटेलाइट हैं इस समय। वैसे एक्चुअल में तो सैटेलाइट 2 ही तरीके के होते हैं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरे अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और उसके बाद धीरे धीरे करके कैटेगरीज निकलती चली आई। तो एक सैटेलाइट की स्पेसिफिक कैटेगरी और बाद में आई, जैसे एस्ट्रोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट की जो कैटेगरी है वो एक अलग निकल के आती है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं उन्हीं को आगे चल के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की कैटेगरी उनमें रहती है। फिर जीपीएस सिस्टम वगैरह बनाए तो उनके लिए नेविगेशनल सैटेलाइट्स की एक नई कैटेगरी आई। इसके अलावा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 5वें नंबर पे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स मींस कोई एक्चुअल में किसी प्रोग्राम को फुली लॉन्च करने के पहले, फुल फ्लैश लॉन्चिंग के पहले हम लोग टेस्ट करते हैं एक बार कि सक्सेस होंगे कि नहीं। जैसे नहीं साउंडिंग रॉकेट्स के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि किसी तरीके से ये चेक कर सकें। तो साउंडिंग रॉकेट्स के थ्रू एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स को चेक करते हैं कि आगे कैसा काम करेगा। उसके बाद 2 तरह के सैटेलाइट आप और देखेंगे, स्मॉल सैटेलाइट्स और स्टूडेंट सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट सैटेलाइट्स उन सैटेलाइट्स को बोलते हैं, आगे हालांकि हम लोग डिटेल में देखेंगे, जो या तो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह ने मिलकर बनाया है, या कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई इंस्टीट्यूट है उसके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स ने जो सैटेलाइट्स डेवलप किए हैं उनको स्टूडेंट सैटेलाइट्स बोलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि इंडिया की यूनिवर्सिटी या फिर इंडिया का ही कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई बाहर के इंस्टीट्यूट के भी बच्चे तैयार कर सकते हैं उसको। लॉन्च कहीं से भी किया जा सकता है। देखिए, कहीं से भी किया जा सकता है का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी लॉन्च कर देंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इंक्लाइनेशन है ऑर्बिट का। हम लोग कितना डिस्कशन कर चुके हैं पहले कि क्या इंक्लाइनेशन है ऑर्बिट का, कितने डिग्री की ऑर्बिट में आप सैटेलाइट को भेजना चाहते हैं, क्या इक्वेटर के पास है कि पोल के पास है। तो जैसा होगा उस हिसाब से लोकेशन देख के हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि देशों के पास फैसिलिटी अपनी पूरी हैं। अब जैसे नासा है, ऐसा नहीं कि नासा के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, नासा के पास सारी बहुत अच्छी फैसिलिटी हैं। पर फिर भी नासा भी कभी कभी अपने सैटेलाइट्स को दूसरे देश के लॉन्च पैड से लॉन्च करता है। तो वो एक्चुअली लोकेशन की वजह से ऐसा होता है कि कहीं जिस सैटेलाइट में जिस ऑर्बिट में भेजना है सैटेलाइट को, तो उस ऑर्बिट में वहाँ से भेजने के लिए एनर्जी कम लगेगी या सूटेबल कंडीशंस होंगी। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियोज़ में। तो फिलहाल हम यहाँ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की बात करते हैं। इसमें देखिए हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं, चूँकि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में है ये टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए और कौन कौन से बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। जैसे कुछ सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे। जैसे साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट जो हैं हमारे, उनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि आखिरकार उन्हें क्यों भेजा गया, वो क्या काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ उन्होंने हमारे लिए फ्यूचर में क्या स्कोप ओपन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो दिख रहे होंगे आपको, पहला सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तीसरा साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, चौथा नेविगेशन सैटेलाइट्स, पांचवां एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स, छठवां स्मॉल सैटेलाइट्स, सातवां स्टूडेंट सैटेलाइट्स। तो आते हैं पहले सैटेलाइट की तरफ, टाइप पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो आप देखिए क्या क्या काम करता है। टेली कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा, दूसरा टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के काम आएगा, तीसरा न्यूज़ गैदरिंग के काम आएगा,
सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, मतलब ये जो और भी आसपास के सैटेलाइट हैं उनकी भी न्यूज़ गैदर कर लेता है, क्योंकि ये देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं, तो लो अर्थ ऑर्बिट वगैरह में जो सैटेलाइट है उनके बारे में भी जानकारी ये बता देते हैं। तो सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग भी ये करते हैं, ये स्पेशल काम है इनका। सोसाइटल एप्लीकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग का भी काम करते हैं ये। देखिए वेदर फोरकास्टिंग का काम जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट से भी होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट से भी होता है, काम कोई कहीं से भी हो सकता है, बस रीजन घटेगा बढ़ेगा, मीन्स क्षेत्र कितना कवर कर पा रहे हैं, ये चीज़ जो है अंतर आता है इसमें। डिजास्टर वार्निंग का काम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये स्पेशल काम है इनके, ये मतलब स्पेसिफिक तरीके से करते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विसेज, जिसे इसके बारे में जो डिस्कस कर रहे तो बताया था कि समुद्र में मान लीजिए कोई शिप है या आकाश में कोई एयरप्लेन है, ये मिस हो जाते हैं, तो फिर जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू जो है चेक करते हैं कि कहाँ गायब हो गया। तो इंडिया ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की सीरीज़ में जो सबसे पहला सैटेलाइट अपना लॉन्च किया था, उस सीरीज़ का नाम था इनसेट। तो इनसेट जो है ये ध्यान रखिएगा कि काफ़ी पहले लॉन्च किया है इनसेट, 1983 के आसपास से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इतना पुराना है, लेकिन अभी भी ऑपरेशनल है, काम कर रहे हैं इनसेट सीरीज़ के सैटेलाइट। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन का वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं है। और अभी भी इसमें जो है 14 सैटेलाइट जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, और 14 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स में से 9 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं। क्योंकि ये देखिए, अब ध्यान रखिएगा ये बात कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, पर सारे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं है। 9 जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। एस्टैब्लिश्ड इन 1983 विद कमीशनिंग ऑफ इनसेट 1B, मतलब पहला सैटेलाइट जो भेजा गया इनसेट 1B भेजा गया। अच्छा, ये 1B और 2B 2R, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो स्टार्टिंग में उनका नाम जैसे इनसेट सीरीज है तो रखा इनसेट 1, लॉन्च किया, पता चला लॉन्च बीच में गड़बड़ हो गया, तो अब दोबारा जो भेजेंगे उसको इनसेट 1 नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे इनसेट 1A बोल देंगे या इनसेट 2 नाम रख देंगे। तो जल्दी से जो है 2 पे नहीं आते हैं, पहले 1 में ही चलेंगे, 1 में, फिर 1 में A, फिर 1B, फिर 1C, फिर 1D, जितना ले जा सकते हैं, जहाँ तक ठीक लगता है वहाँ तक ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है 2 शुरू कर लेते हैं, इनसेट 2, इनसेट 2B, 2A, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2C, 2E। अब इसके साथ में होता क्या है कि जैसे जब सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं तो एक साथ तो सारे सैटेलाइट लॉन्च होते नहीं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ऑर्बिट में मान लीजिए भेजना है। तो फिर क्या होगा कि जैसे एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके 1 साल 1.5 साल बाद दूसरा भेजा आपने, फिर जो है 6 महीने बाद तीसरा भेजा, तो जब तक पता चला 4 साल 5 साल बीता तो पहला वाला सैटेलाइट जो भेजा था वो डिसफंक्शनल हो गया, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। तो फिर उसे कवर करने के लिए फिर से जो है दूसरा सैटेलाइट भेजा जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम तो तभी काम करेगा जब सारे सैटेलाइट अपना अपना काम करने वाले जो है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो फिर जो है रिप्लेस भी किए जाते हैं सैटेलाइट, तो इसलिए आप देखेंगे इनका नाम जो है ऐसे ही बदलता रहता है। तो इसीलिए आप देखते हो कभी कभी कि पता चला इनसेट 1B लॉन्च हो रहा है, उसके बाद कहीं पीछे से इनसेट 2A लॉन्च हो गया, तो फिर उसके बाद इनसेट 1 आ गया। तो ये कन्फ्यूज़न कभी मत करिएगा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 कैसे आया। तो ये इसलिए आ जाता है क्योंकि नाम जो है वो इस बेसिस पे रखे जा रहे हैं कि जैसे सैटेलाइट सिस्टम का पहला राउंड में 8 आपको जो है सैटेलाइट ऊपर भेजने थे, आपने भेजे तो वो सब जो है इनसेट 1 चले। अब उसके बाद उनमें से कोई रिप्लेस किया आपने, तो हो सकता है उसका नाम इनसेट 2A रख दें, और इनसेट 2A के बाद में जो है इनसेट 1F लॉन्च हो रहा हो। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना अपने को, ठीक है। तो ये 1983 से ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था। ये पहला सैटेलाइट है, मतलब वो सॉरी पहली सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करें सैटेलाइट की, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ फीचर्स वगैरह ऐसे डिस्कस हो जाएंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा, आगे फिर ईजी हो जाएगा। तो आगे देखिए, इसने जो है बहुत ही मेजर रिवॉल्यूशन लाया इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर में, और अभी आज तक ला ही रहा है रिवॉल्यूशन। आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त सीरीज़ है कि इसके अंदर 200 से ज़्यादा ट्रांसपॉन्डर यूज़ हो रहे हैं। ट्रांसपॉन्डर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो 200 से ज़्यादा ट्रांसपॉन्डर यूज़ हो रहे हैं, और जिनके बैंड देखिए क्या क्या हैं। C एक्सटेंडेड है, C है, और KU बैंड्स है। बैंड्स के बारे में हमने बताया था कि ये फ्रिक्वेंसी के कुछ पोर्शन होते हैं, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के पोर्शन, उनको बैंड बोलते हैं। तो ये ऐसे देखिए 8 बैंड है, L है, C है, S है, Q है, V है, W है। तो इस तरीके से जो है ये C बैंड, एक्सटेंडेड C बैंड और KU बैंड, इन तीनों बैंड्स का
को अपने साथ रखता है और इन्हीं में ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और 200 से ज़्यादा ट्रांसपॉन्डर है इसके पास। और सर्विसेज देखिए क्या क्या दे रहा है, वही जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट देते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेली कम्युनिकेशन, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, सोसाइटल एप्लीकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये डबल हो गया है, जानबूझ के लिख दिया है इसको डबल, ताकि जो है 2 बार दिमाग में आपकी चला जाए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के काम। अब अगर इंडिया स्पेस प्रोग्राम में आप देखें कि टोटल अभी तक कितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, तो 43 सैटेलाइट जो हैं अभी तक लॉन्च हुए हैं। कौन कौन सी मेन सीरीज़ हैं, तो इनसेट सीरीज़ है, जीसेट सीरीज़ है। ये देखिए 2001 से लॉन्च करना शुरू की गई थी। जीसेट और इनसेट को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें नाम में अंतर के लिए कुछ लोग ये मानते हैं कि जीसेट सैटेलाइट जो है उन्हें जीएसएलवी से लॉन्च करना था, इसलिए इनके नाम में जो है जीसेट कर दिया गया, जबकि है काम ये इनसेट जैसा ही करते हैं। तो इनसेट सीरीज़, जीसेट सीरीज़ जो है 2001 से लॉन्च हुई, काम ये वही करती है जो इनसेट सीरीज़ कर रही है, कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। जीसेट सीरीज़ में आप देखिए अभी तक जो है 20 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, 6 रिटायर हो चुके हैं और 14 ऑपरेशनल हैं। ये डिटेल याद रखने की नहीं है, यहाँ इस डिटेल को इसलिए इंक्लूड किया है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि सैटेलाइट्स के साथ ऐसा भी हो रहा है, कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ ऑपरेशनल रहते हैं। तो लॉन्च किए गए ज़्यादा होंगे, कुछ रिटायर होने के बाद जो है ऑपरेशनल कम रह जाते हैं, ठीक है। और ये सारे जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं, मीन्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है। इसके अलावा एक जो है मेट्रोलॉजिकल पर्पज़ से, मीन्स मौसम की जानकारी के पर्पज़ से एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा गया, जिसका नाम था एक्चुअल में मेटसेट। लेकिन उस समय जो है कोलंबिया स्पेस शटल से जो कल्पना चावला थी उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इस मेटसेट का नाम बदल के उस समय कल्पना 1 रख दिया गया था। इसे 2002 में लॉन्च किया गया। उसके बाद आप देखेंगे एक सीरीज़ अभी लॉन्च हुई है 2020 में, CMS। तो CMS सीरीज़ भी जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ही हैं, और इनको पहले जो है GSAT 12R के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। जो ये CMS 01 है इसको पहले GSAT 12R बोलते थे। आप सोचिए कि 12R 1 2 नहीं, तो कितने लेटर नाम बदलते चले आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की। तो इनके काम देखिए आप क्या क्या हैं। इनका मेन काम जो है रिमोट सेंसिंग का है, और भारत के जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं तो ये हमारा लार्जेस्ट सिविलियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन इन द वर्ल्ड है। मींस सिविल फील्ड में सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है, लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स है हमारे पास, जिसमें जो है थीमेटिक सीरीज़ पे हम लोगों ने मींस अलग अलग काम के लिए अलग अलग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रखा है। और मेन काम क्या है, जैसे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, कार्टोग्राफी एंड ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। कार्टोग्राफी का मतलब आप समझ लीजिए नक्शा बनाने के काम को कार्टोग्राफी कहते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू हम लोग जो है नक्शा बनाते हैं हर चीज़ का, जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ है, कौन सी झील सूख रही है, कौन सी झील में पानी बढ़ रहा है, कौन सी नदी में पानी ज़्यादा आ गया, जहाँ नदी में पानी ज़्यादा आ रहा है कौन से इलाके में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ से बचने के लिए आप देखिए क्या क्या यूज हो सकते हैं। बाढ़ से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सी जगह पे दीवार बना सकते हैं, कहाँ पे ज़मीन ऊंची है, कहाँ पे नीची है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम इस सैटेलाइट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, कार्टोग्राफी एंड ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, ये 4 चीज़ों को हम लोग जो है स्टडी करते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। और इसकी सीरीज़ में आप देखेंगे तो 1988 में जो है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग ही इसका नाम है, IRS 1A जो है यहाँ से स्टार्ट होती है रिमोट सेंसिंग सीरीज़। 1988 में पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है भेजा गया। इसके बाद जो है कई सारे भेजे हैं इसरो ने, और आप देखेंगे कि इनका काम क्या है, टू प्रोवाइड नेसेसरी डाटा इन ए डाइवर्सिफाइड स्पेशियल स्पेक्ट्रल एंड टेम्परल रिजोल्यूशंस। तो स्पेशियल का मतलब तो आप समझिए कि लोकेशन से रिलेटेड हो गया, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ की लोकेशन है। मीन्स अभी आपको बोला ना कार्टोग्राफी का काम करेगा तो मैप बनाएगा तो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होगी उसमें। स्पेक्ट्रल का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह का रेडिएशन हो रहा है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक सैटेलाइट जो है हर तरह के रेडिएशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग रेडिएशन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी बात कर भी चुके हैं। तो इसलिए जो इक्विपमेंट्स, जिस तरह के ट्रांसपॉन्डर जिस तरह के बैंड के लिए लगाए जाएंगे, तो उसी बैंड के रेडिएशन को कवर करेगा वो सैटेलाइट। ओके। और एक सैटेलाइट पे आप सोचो कि सारे ट्रांसपॉन्डर क्यों नहीं लगा देते, 8 तरीके के ट्रांसपॉन्डर लगा के हर बैंड को जो है हम करें, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। अब आप देखिए
तो हम लोग हाँ यहाँ देख रहे थे स्पेशियल, स्पेक्ट्रल एंड टेम्परल रिजोल्यूशंस। टेम्परल रिजोल्यूशंस का मतलब क्या है आप समझिएगा। टेम्परल रिजोल्यूशंस उनको बोलते हैं, जैसे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है तो एक ही टाइम पे हर अलग अलग दिन पर ऑब्जर्व करता है अलग अलग जगहों को। मीन्स सन सिंक्रोनस है तो आज जहाँ 11 बजे था कल भी वहीं 11 बजे होगा, परसों भी वहीं 11 बजे होगा। तो ऐसा कई सालों तक लगातार जब हम किसी एक जगह को समय के निश्चित अंतराल पर ऑब्जर्व करते हैं तो उसको कहते हैं टेम्परल रिजोल्यूशन। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये टेम्परल रिजोल्यूशंस का काम करते हैं। अब आप देखेंगे तो टेम्परल रिजोल्यूशन जो है एक तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो वो पूरा टेम्परल कंटिन्यूसली ही ऑब्जर्व करता है, तो वो भी एक तरह का टेम्परल रिजोल्यूशन ही है, वो इस रिमोट सेंसिंग से ज़्यादा बेहतर हुआ है। फिर आगे बोलते हैं टू कैटर टू डिफरेंट यूजर रिक्वायरमेंट्स इन द कंट्री एंड फॉर ग्लोबल यूसेज, दोनों तरीके के लिए। तो ये जो सैटेलाइट हैं ये क्या क्या करते हैं, अब आप देखो इनके काम कितने शानदार हैं कि खेती का कवर कितना है ये देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, अर्बन प्लानिंग कैसी है ये भी देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट में क्या अभी बाकी क्या नहीं बाकी। हमने आपको कहा ना देख लेंगे सारा खेत वगैरह कैसा क्या काम कर रहा है, कहाँ क्या खेती हो रही है क्या नहीं हो रही है, इस बार कितनी जगह पे जुताई हुई है, कितनी जगह बुआई हुई है, कितनी जगह फसल है, कहाँ फसल अच्छी है, कहाँ ओले पड़ गए हैं, कहाँ क्या संकट आ गया है। मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू हमें रेडिएशंस के थ्रू ये भी पता चल जाता है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग तरह का रेडिएशन करते हैं। अब रेडिएशन के साथ तो ऐसा है नहीं कि ज़मीन मान लीजिए कि क्रस्ट को क्रॉस करके आ नहीं सकता, तो क्रस्ट को क्रॉस करके अगर रेडिएशन आ जाता है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह का रेडिएशन हो रहा है, तो कौन सा एलिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग का काम भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट आप देखिए, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूसली हम लगातार एक समय के अंतराल पे देख रहे हैं रोज़ एक जगह को, तो चेंज समझ में आता है कि क्या चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में। फॉरेस्ट्री हो गई, जंगल कहाँ घट बढ़ रहा है, ये जो हर 2 साल पे आती है वन रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये सैटेलाइट के थ्रू जो इमेजेस लिए गए हैं उन्हीं के थ्रू तो पता चलता है कि कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा, कितना फॉरेस्ट कवर कहाँ घटा, पेड़ थोड़े कोई गिन रहा है जाके वहाँ। फिर ओशियन रिसोर्सेज को भी जो है हम लोग देखते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी देखिए जैसे बिपरजॉय वाले केस में तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू ही पहले से ही पता चल गया कि क्या पोजीशन है, और सारे सैटेलाइट्स मिलके ही काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बिपरजॉय के बारे में कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं बताएगा, अगर उस लोकेशन पे कोई सैटेलाइट सेट होगा तो उसने भी देख के बताया होगा कि हाँ बिपरजॉय की कंडीशन बन रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है ओशियन में। जो नज़दीक है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अलग चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद देखिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में अभी तक जो है 41 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, और मेन सीरीज़ आप देखिए कौन कौन सी हैं। भास्कर आप जानते हैं पहला सैटेलाइट था रिमोट सेंसिंग जिसे लॉन्च किया गया 1979 में, ठीक। और अभी हम लोगों ने ऊपर जो देखा था 1988 में IRS-01, तो ये प्रॉपर जो है सैटेलाइट हम लोगों ने अपने ही उससे लॉन्चर से लॉन्च किया। 1979 में भास्कर-1 जो है वो SLV-3 से लॉन्च करने की कोशिश की होगी। अब देखिए रोहिणी हो गया, रोहिणी जो है ये पहला सैटेलाइट था, हम लोगों ने आपको बताया था कि जो SLV-3 से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, ये पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो आप देखिए भास्कर हो गया, रोहिणी हो गया। भास्कर जो है ये पुराना है, इसको SLV-3 से नहीं लॉन्च किया गया था, अपने SLV से जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया वो रोहिणी था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए IRS सीरीज़ है जो 1988 से शुरू की गई। अब इस IRS सीरीज़ में ही कोई 2 सैटेलाइट हैं जिनको एक को नाम दे दिया गया ओशियन सेट, क्योंकि वो ओशियंस को फोकस कर रहा होगा, और एक को नाम दे दिया गया रिसोर्स सेट, क्योंकि वो जो है मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग पे काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से IRS सीरीज़ को ही जो है उनमें से 2 सैटेलाइट को अलग अलग नाम दे दिया, नाम दे देते हैं केवल। जैसे किसी सीरीज से किसी सैटेलाइट को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसे एजू सेट नाम दे देंगे। फिलहाल रिमोट सेंसिंग में आप देखिए ओशियन सेट और रिसोर्स सेट, ये दोनों जो इनके नाम से आप समझ सकते हो कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं। उसके बाद SROS है, TES है, कार्टोसेट है। कार्टोसेट जो है ये 2005 से लॉन्च की गई कार्टोसेट सीरीज चल रही है। अब कार्टोसेट, अब कार्टोग्राफी के बारे में आप जान गए, मेन काम आपने देखे ना रिमोट सेंसिंग के कि कार्टोग्राफी जो है वो रिमोट सेंसिंग का मेन काम है। तो कार्टोसेट जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा। आप इससे गेस कर सकते हो, कभी स्टेटमेंट में आपको मिल जाए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है
तो आप अंदाज़ा तुरंत लगा लोगे कि नहीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, तो स्टेटमेंट आपके पकड़ में आएगा। बाकी हम लोग अभी इस पर जो है अभी लास्ट तक जब तक ख़त्म करेंगे डिस्कस करते करते, तब तक जो है सारी चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई पोर्शन आपसे बचेगा नहीं और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी, अगर आपने सीरियसली इसको स्टडी किया। उसके बाद आप देखिए IMS सीरीज़ है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, फिर RISAT है 2009 से लॉन्च हुआ, मेगाट्रॉपिक्स है, उसके बाद सरल है 2013 का, फिर इनसेट सीरीज़ है। अब आप इनसेट सीरीज़ को देखिए, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में भी है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में भी है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी आपको स्टेटमेंट में ऐसा कंफ्यूज किया जाए, अब ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जहाँ फंसाने का चक्कर रहता है केवल, कि इनसेट सीरीज़ के सैटेलाइट्स दोनों जगह हैं, रिमोट सेंसिंग में भी है, कम्युनिकेशन में भी है। तो अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए कि तो हमें कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब इनसेट सीरीज़ का कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने का सबको पता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग का काम करता होगा, इसमें कन्फ्यूजन किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए स्कैटसैट हो गया, हाइसिस हो गया, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम पे ही बना हुआ है, तो इनको हमने इनके ईयर के साथ में यहाँ जो है इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप एक दो बार ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट है साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि इसमें जो है इसमें बड़े बड़े मिशन ही लॉन्च किए जाते हैं। जैसे इंटरप्लानेटरी मिशन हो गए, मान ली मॉम है तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। कोई एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट या टेलीस्कोप आपने लॉन्च किया तो वो इस साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट में आएगा। अगर आपने मून के लिए कोई मिशन लॉन्च कर दिया तो ये साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट में आएगा। हालांकि अभी साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट जो हैं हम लोगों ने 4 ही भेजे हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 4 के चारों इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, 2 मून पे भेजे गए अभी तक, 1 मार्स पे भेजा गया है और इसके बाद एक जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऐसे भी 4 हैं और 5वां अभी 12 जुलाई से 19 जुलाई 2023 के बीच में जो है लॉन्च होने के चांसेस हैं, चंद्रयान 3। इनके बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट के काम क्या क्या हैं देख लीजिए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लानेटरी एंड अर्थ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सारा कुछ जो है साइंस के डेवलपमेंट पे है, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स के डेवलपमेंट पे है, या एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट पे। मींस एक अलग तरह की नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये अर्थ के बारे में जो है कुछ कलेक्ट नहीं करने वाले हैं, ये स्पेस की एक्टिविटीज़ के बारे में अलग तरीके से, अलग प्लैनेट्स के बारे में, अलग जो है जो उपग्रह हैं उनके बारे में, प्राकृतिक उपग्रहों की बात कर रहे हैं। बाकी देख तो ये आर्टिफिशियल भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे देखिए आप इसके बारे में कि तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये देखिए बैलून्स हो गए, साउंडिंग रॉकेट्स हो गए, स्पेस प्लेटफॉर्म्स एंड ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटीज़ सपोर्ट हो गए, जैसे डीप स्पेस नेटवर्क जो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ऊपर जो सैटेलाइट जो कुछ भी आपके सैटेलाइट ने या आपके स्पेसक्राफ्ट ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर की तो उसको भेजेगा किसको, तो भेजेगा जिस चीज़ को, उसको नीचे एक एंटीना टाइप लगा होता है, उसको कहते हैं डीप स्पेस नेटवर्क यूनिट है ये। तो डीप स्पेस नेटवर्क यूनिट को ही जो है ऊपर से इन्फॉर्मेशन आती है। अब तो इसमें देखिए बैलून्स हो गए, साउंडिंग रॉकेट्स हो गए, स्पेस प्लेटफॉर्म्स हो गए, ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटीज़ हो गई, इतनी सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट मिशन में जो है इंक्लूड होती हैं। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट्स का काम क्या क्या ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो या तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखेंगे या एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ देखेंगे। अब एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में स्पेशली हम लोग जो पीछा करते हैं, एक्चुअली हम लोग क्या है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में बहुत पता लगाने के चक्कर में है। तो यूनिवर्स की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जो है जो बिग बैंग विस्फोट टाइप की रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि चूंकि जब भारी विस्फोट होगा तो ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम जो है लीगो ऑब्जर्वेटरीज लगा रहे हैं, है ना। 5 ऑब्जर्वेटरीज पहले से हैं और एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ महाराष्ट्र के हिंगोली में 6वीं इंडिया में लगने वाली है। तो पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क हमने लीगो ऑब्जर्वेटरी का लगा रखा है ताकि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी कर सकें। ऐसे ही यहाँ आप देखेंगे तो ये एक्सरे बस्ट और गामा रे बस्ट्स को जो है स्टडी करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं स्पेस में। तो ये एक्सरे बस्ट और गामा रे बस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गामा रे बस्ट जो है ये तभी जो है हो सकता है, इतनी रोशनी या इतनी गामा रेस तभी जो है रेडिएट होती हैं जब कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाए बिग बैंग टाइप का। तो ये ऊपर एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट जो है रहते हैं कि कहीं गामा रे बस्ट हो तो हम तुरंत डिटेक्ट करें, देखें वहाँ हो क्या रहा है,
पता चल जाए कितनी दूर, हालांकि होता बहुत दूर दूर है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो है एक एक्सरे बस्ट जो है एक गामा रे बस्ट जो है वो डिटेक्ट किया गया, लेकिन वो जो है किसी ब्लैक होल की वजह से वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हुआ था तो उसे डिटेक्ट किया गया, लेकिन वो था कितना कि 12.5 लाइट ईयर्स दूर था। लाइट ईयर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है, प्रति सेकंड। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए था प्रति घंटे की प्रति सेकंड। फिलहाल तो एक साल में इस स्पीड से अगर एक साल में जितनी डिस्टेंस तय करेगा तो उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, और 12.5 लाइट ईयर्स तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर। तो एक्सरे बस्ट और गामा रे बस्ट के चक्कर में इसलिए पड़े रहते हैं। और ये जो एक्सरे बस्ट है ये क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए नोवा स्टार है या कोई नया स्टार है जो बन रहा है, अभी अपने बनने के प्रोसेस में लगातार कंटिन्यू है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एक्सरे बस्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी बड़े बड़े एक्सप्लोजन ही होते हैं। तो हमारे लिए एक्सरे बस्ट और गामा रे बस्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों है ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, कभी भी आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो। उसके बाद हमारे साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट में पहला मिशन आपको दिखेगा एस्ट्रोसेट 2015। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि इसको पहला नहीं बोलना चाहिए, ये जो है सबसे लेटेस्ट मिशन आप एक तरीके से कह सकते हो जो पीछे एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, हालांकि एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमने एक ही साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट अभी तक भेजा है जिसका नाम है एस्ट्रोसेट, और इसका नाम आप समझिए एस्ट्रो से ही समझ जाएंगे, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। तो एस्ट्रोसेट का आप देखिए फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है ये। ओके क्लियर। करेगा क्या, तो एक्सरे, ऑप्टिकल रेज और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रल बैंड्स को स्टडी करेगा, और इसकी खास बात ये है कि इन तीनों तरह के बैंड्स को एक साथ स्टडी करेगा। फिर उसके बाद आप आगे देखिए, नीचे थोड़ा एक्सपेंड करके दे दिया कि अल्ट्रा वायलेट नियर एंड फॉर लिमिटेड ऑप्टिकल एंड एक्सरे रेजाइम 0.3 keV to 100 keV, मीन्स एक्सरे के इतने बैंड को अगर कोई बैंड रेडिएशन इतने में है, इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ, तो उसको डिटेक्ट कर पाएगा ये। फिर वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ एस्ट्रोसेट मिशन इज दैट इट इनेबल्स द साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस। ये ऐसा जो है मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस और वो भी एक साथ करेगा, ऐसा पहला अपने आप में ये मिशन है। इसकी ये खास बात है जो कि सिर्फ सिंगल सैटेलाइट से ये यूज कर पा रहा है। जैसे इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग सैटेलाइट भी यूज किए जा सकते थे, लेकिन एक ही सैटेलाइट जो है तीनों तरीके के बैंड्स को फॉलो करने का काम कर रहा है। उसके बाद आप देखिए इस पर देखिए लॉन्चिंग में थोड़ा सा ध्यान ये हाईलाइट इसलिए कर रखा है कि एस्ट्रोसेट जो है ये PSLV से लॉन्च किया गया। एक्चुअली बीच में क्या 4 मिशन अभी तक हम लोगों ने लॉन्च किया, उनमें से एक में हमने GSLV का भी यूज़ किया है, तो वो चीज़ हम लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो ये एस्ट्रोसेट जो है इसको PSLV से ही लॉन्च किया है हम लोगों ने, और लॉन्च आप जानते हैं श्रीहरिकोटा से ही किया जाता है, और इसकी उम्र जो है 5 साल मानी गई है। 2015 में लॉन्च किया गया था, 5 साल मानी गई थी। अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये ज़रूरी नहीं कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया हो उतना ही कोई सैटेलाइट काम करे, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी कर जाता है। जैसे चंद्रयान जो भेजे गए हैं, तो हमने जिसके बारे में सोचा था ये 1 साल काम करेगा, वो 7 साल तक भी काम किया है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में आप जानते हैं ये इसरो का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन था, यानी एक प्लानट से दूसरे प्लानट पर भेजा गया हो। इसके साथ में जो है आपको ये भी पता होगा ऑर्बिटर था, और ऑर्बिटर जो है इसकी देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मली आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में वहाँ जो है चक्कर लगा रहा है। ये चीज़ कभी अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा किसी स्टेटमेंट में। इलिप्टिकल ऑर्बिट में मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो चक्कर लगा रहा है, और ये बड़ा ही क्रिटिकल मिशन था। क्रिटिकल क्यों था आप देखिए, इसके में कुछ टर्म्स हैं, इनको आप समझ लीजिए। क्या, अर्थ बाउंड मैन्योर। मैन्योर मतलब क्या, एक तरीके से एक्सरसाइज टाइप का नहीं होता, उसको मैन्योर मतलब किसी प्रक्रिया के लिए बोला जाता है। तो अर्थ बाउंड मैन्योर मतलब क्या है कि हमने इसे लॉन्च करने के लिए कैसे लॉन्च किया। देखिए जब हमें किसी चीज़ को दूर फार स्पेस में लॉन्च करना है तो हम क्या करते हैं कि पहले हमने, अभी हमारे पास जो तकनीकें हैं तो उनके हिसाब से हम इसको पहले जो है किसी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला हमने इसको, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में डालने के बाद धीरे धीरे करके क्या किया कि हम इसकी एक छोर को अर्थ के नज़दीक लाते जाते हैं थ्रस्टर्स के थ्रू। हमने बात की है पहले कि कैसे हम लोग स्पीड घटाते बढ़ाते हैं, कैसे ऑर्बिट चेंज होती है। तो धीरे धीरे करके जो है हम इसको एक छोर को अर्थ के नज़दीक लाते जाते हैं, और अर्थ के नज़दीक लाते लाते जो है जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी इसेंट्रिसिटी जो है, उत्केंद्रता जो है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे उत्केंद्रता कम होगी वैसे वैसे
सैटेलाइट की स्पीड और ज़्यादा होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब अपनी मैक्सिमम स्पीड या अटेन जो हम इसे करवाना चाहते हैं तो कर लेगा, तो उसी समय हम इसे ऑर्बिट के बाहर भेज देंगे। और ऑर्बिट के बाहर भेजेंगे तो हम उस पॉइंट पे भेजेंगे कि ये वो रास्ता पकड़े जिससे हम इसे जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ जाए। तो यही हमने जो है मार्स मिशन में, मार्स भेजे जाने वाले सैटेलाइट के साथ किया है मॉम मिशन में, कि उसको हमने पहले झूला झुलाया और झूला झुलाने के बाद उसको जो है धक्का मार दिया, और धक्का मारा तो कहाँ चला गया वो, मार्शियन ट्रांसफ़र ट्रेजेक्ट्री में। अब आप समझिएगा कि अर्थ बाउंड मैन्योर में हमने झूला झुलाया, झूला झुलाने को अर्थ बाउंड मैन्योर कह रहे हैं। मार्शियन ट्रांसफ़र ट्रेजेक्ट्री धक्का मार दिया तो जिस रास्ते पे गया वो जो है ट्रेजेक्ट्री, उसे मार्शियन ट्रांसफ़र ट्रेजेक्ट्री कह रहे हैं। और फिर जब लास्ट में पहुंच गया वहाँ, तो फिर गोल गोल चक्कर मारने लगा मार्स के इर्द गिर्द। तो जिस जगह पे चक्कर मारना शुरू किया उसको कहते हैं ऑर्बिट इंसर्शन। तो मार्स ऑर्बिट इंसर्शन। तो ये 3 स्टेप के बाद जो है हमने मॉम मिशन को लॉन्च किया। और कितनी दूर है आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात का, 400 मिलियन किलोमीटर का मतलब है 4000 लाख किलोमीटर, ठीक है, मतलब 40 करोड़ किलोमीटर हो गया अगर आप हिसाब लगाएंगे तो। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने दूसरे मिशन पे। तो मॉम मिशन के बारे में आप बताइएगा कि ये कब लॉन्च किया गया, पता होगा सबको। चंद्रयान 1 को देखिए। चंद्रयान 1 बड़ा ही स्पेशल मिशन है क्योंकि ये पहला मिशन है। इसके पहले हम लोगों ने कभी कोई साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा था। पहली बार जो है 2003 में से गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया और 2008 में हमने इसको लॉन्च किया। इसलिए देखिए हमने ब्रैकेट में 2003 भी लिख दिया है और लॉन्च दिन 2008 अलग से लिख दिया है। तो इसके बाद जो है 2003 में गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद, अब देखिए जब किसी मिशन को अप्रूवल लेना होता है तो कितना झंझट होता है। प्रोसीजर आप देख लीजिए एक बार, केवल बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है अपने को। तो इसके प्रोसीजर को आप समझेंगे। इसमें देखिए काम क्या क्या किए वहाँ आप जाके, केमिकल, मिनरोलॉजिकल, फोटो जियोलॉजिक मैपिंग ऑफ द मून। तो इतने काम के लिए था। केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है मून का, मिनरोलॉजिकल कैसा है, अब सब रेडिएशन से ही पता लगाना है। तो बस क्या, जिस तरीके के डिटेक्टर लगा दिए उस तरीके की चीज़ें डिटेक्ट करेगा। और इसके अलावा इसमें जो है 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, जिनमें से आपको बता दें USA, UK, जर्मनी, स्वीडन, बल्गेरिया, इन सब के। तो कभी अगर ये कह दिया जाए कि पूरी तरीके से इंडिजिनस मिशन था, इसमें सब कुछ इंडिया का यूज किया गया था, तो ये गलत होगा। कभी धोखा मत खा जाइएगा इसमें। दूसरा, चंद्रयान मिशन जो है ये देखिए क्या क्या, इनविजिबल, नियर इंफ्रारेड, लो एनर्जी एक्सरे और हाई एनर्जी एक्सरे रीजन्स को ये जो है वहाँ पे रिजोल्यूट कर रहा था। ये सारी चीज़ें ये वहाँ स्टडी कर रहा है चंद्रयान 1। उसके बाद आप आगे देखेंगे इसका काम था कि 3 डायमेंशनल मैप बनाएगा मून का, पूरा 3 डायमेंशनल एटलस बनाएगा। स्पेशियल एंड आल्टीट्यूड रिजोल्यूशन मीन्स 3 डायमेंशन इसीलिए है क्योंकि स्पेशियल और आल्टीट्यूड ज़मीन से ऊंचाई भी रखेगा उसमें और लोकेशन भी देखेगा। फिर बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून, और दोनों ही क्षेत्रों का, जो पास का एरिया और जो दूर का एरिया है, मतलब पास और दूर। यहाँ नियर एंड फार मतलब कैसे, जहाँ सूरज की रोशनी अच्छे से पहुँच रही है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं अच्छे से पहुँच रही है। फिर उसके बाद, या फिर अर्थ से ले सकते हैं आप कि नियर एंड फार, कि जो हिस्सा अर्थ के पास है और जो हिस्सा अर्थ से थोड़ा दूर पड़ता हो। उसके बाद इसका काम क्या था कि पूरे एंटायर लूनर सरफेस की मैपिंग करने का काम था। वहाँ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, केमिकल एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये चंद्रयान 1 के काम की बात कर रहे हैं। आप देखिए कितनी कितनी चीज़ें ढूंढ रहा था वहाँ ये, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कैल्शियम है, आयरन है, टाइटेनियम है। तो जितने हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनको भी ढूंढ रहा था वहाँ साथ में। रेडॉन है, यूरेनियम है, थोरियम है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये भी ढूंढ रहे हैं। देखिए रेडॉन का नाम यहाँ आ ही गया। रेडॉन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसी गैस है तो इनर्ट गैस, लेकिन इसका कोई जो है स्टेबल आइसोटोप नहीं होता है। अगर इसको एक बार आप किसी रेडिएशन से आयनाइज्ड करा देंगे तो उसके बाद फिर जो है, देखिए अब बार बार एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, आयनाइजेशन, नॉन आयनाइजेशन, ये सारी चीज़ें पीछे की वीडियोज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इसे अगर आयनाइज्ड करा देंगे आप रेडॉन को, तो फिर ये दोबारा रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल यूरेनियम जैसा ही समझिए आप, क्योंकि इसका भी कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं होता है। तो इन तीनों चीज़ों को भी वहाँ ढूंढ रहा था। और देखिए चंद्रयान 1 को भी हमने जो है PSLV से लॉन्च किया। एक सबसे खास बात आपको ये याद रखनी है कि मंगलयान भी हमने PSLV से ही लॉन्च किया। GSLV का यूज़ हम लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये अभी हम जब लॉन्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आगे हम लोग को ये भी पता चल जाएगा। तो चंद्रयान जो है ये 2008 में पहला लॉन्च किया गया, और उसके बाद जो है 2013 में जब हम लोगों ने मॉम मिशन को लॉन्च किया तो उसमें भी हमने PSLV का यूज़ किया।
और इसके अलावा आप देखिएगा कि पहला जो हमारा चंद्रयान था उसमें था तो केवल ऑर्बिटर, लैंडर या रोवर जैसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसमें एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जो चंद्रमा की धरती पे गया। तो पहली बार हम जो है 5वें देश ऐसे बने जिसने चंद्रमा की धरती को छू लिया जब हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। हमने कोई लैंडर या रोवर नहीं भेजा, लेकिन हमने एक मून इम्पैक्ट प्रोब भेजा था। ये गया और वहाँ जाकर के नीचे गिर गया, जाकर के इसका काम ही यही था, केवल गिर जाना, गिर के थोड़ा बहुत रिसर्च से जो करना था वो इसने किया। तो इस तरीके से हम लोग 5वें देश बने थे दुनिया में जिसने चांद की धरती को छुआ। और जहाँ पर ये मून इम्पैक्ट प्रोब गिरा था उस जगह का नाम था, उस गड्ढे का नाम था शैकल्टन क्रेटर। तो ये थोड़ा कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर अचानक से पूछ लिया जाए। शैकल्टन क्रेटर के पास में जो है मून इम्पैक्ट प्रोब गिरा था 2009 में, ठीक है। और ये देखिए नीचे ये लिखा हुआ है 5th नेशनल स्पेस एजेंसी बने हम लोग। हमारे पहले कौन कौन छू चुका था? तो सोवियत यूनियन छू चुका था, यूएस था, जापान था और यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी। इसके बाद आप ध्यान रखिए कि चंद्रयान लॉन्च करने से पहले हमें डीप स्पेस नेटवर्क भी बनाना पड़ा, क्योंकि हमारा पहला मिशन हमने आपको बताया ना 2008 में हमने पहली बार साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट भेजा। तो साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट के लिए डीप स्पेस नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए हमने जो है डीप स्पेस नेटवर्क भी इसके पहले बनाया। और ये बनाया कहाँ था? बियालालू जो है ये बेंगलोर के पास में ही एक जगह पड़ती है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके बाद आप देखिए ये शुरुआत कैसे हुई थी। तो शुरुआत के लिए सबसे पहले इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में चर्चा हुई, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में इसके बारे में जो है फाइनलाइज हुआ 2000 में। और फिर जो है एक टास्क फोर्स बनाई गई और फिर उस टास्क फोर्स ने जब काम किया 2000 से, तब जाके 2008 में हम लोगों ने इसको लॉन्च कर पाया। मतलब सोचिए कि 8 साल पूरा हमें प्लान करके इसको लॉन्च करने में लगा। ये हमारा पहला जो है साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट था। तो इसको हम लोग जो है यहीं तक आज अभी इस वीडियो में जो है 35 मिनट हो गया है, इसको यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद आगे जो है चंद्रयान 2 और बचा हुआ है, तो चंद्रयान 2 के बारे में हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और उसी में हम लोग जो है लॉन्चर्स के बारे में भी अब डिस्कस करेंगे कि रॉकेट जो है कौन कौन से रॉकेट हमने इस्तेमाल किए हैं, कौन कौन से रॉकेट हम जो है आगे और डेवलप करने की ओर हैं। और अगर ज़्यादा लंबा नहीं, वैसे थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। देखिए पूरा कंप्लीट करने में समय और समर्पण दोनों देना ही पड़ेगा। और ये मैं करना नहीं चाहता जल्दबाजी में कोई चीज़ छोड़ दूं, तो छोड़ने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कंप्लीट तो करेंगे ही इसको फाइनली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो बचे हुए टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नंबर आएगा लॉन्चर्स को डिस्कस करने का और फ्यूचर मिशंस को डिस्कस करने का। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो, या फिर आप एटलीस्ट कम के पढ़ करके धीरे धीरे करके पूरा कर लीजिए, है ना। एक बार आप कंप्लीट कर लोगे तो ये क्या है कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक के लिए हो जाएगा। सारी चीज़ें याद रखनी भी नहीं है, पर सारी चीज़ें समझ लेना चाहिए, यही अच्छा है। क्योंकि बाद में क्या क्वेश्चन आने के बाद फिर आप एक एक फैक्ट चेक करते हैं, अच्छा इसमें ऐसा था, तो ये चीज़ से आप बच जाएंगे और एक एक क्वेश्चन की वैल्यू आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार।